हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस विच इज अ टॉपिक फ्रॉम एसी सर्किट्स। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, जो कि है एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। तो जहां पे ये एफ आर मतलब है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये एल मतलब है वैल्यू ऑफ इंडक्टर इन हेनरी, और ये सी मतलब है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन फैराड्स। देन दोस्तों ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला के बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एट रेजोनेंस एक्सएल माइनस एक्ससी का वैल्यू होता है 0। तो आपको ये भी याद रखना है कि एक्सएल माइनस एक्ससी मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस होता है यहाँ पे 0 इन केस ऑफ रेजोनेंस, जिसकी वजह से अगर हम इस कंप्लीट सर्किट का इंपीडेंस फाइंड करेंगे जो कि होता है Z। तो दोस्तों इस कंडीशन की वजह से अगर हम इस कंप्लीट सर्किट का इंपीडेंस फाइंड करेंगे तो उसका डायरेक्टली वैल्यू आएगा R। तो दोस्तों ये वैल्यू ऐसे क्यों आता है Z इज इक्वल टू R, और ये XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 क्यों होता है, और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस इसके डेरिवेशन का वीडियो बनाया है। तो दोस्तों अगर आपको वो डेरिवेशन भी देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन में। देन दोस्तों अभी ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है करंट का। तो दोस्तों अगर इस कंडीशन में हमें करंट का वैल्यू फाइंड करना है जो कि होता है आई आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा ई आरएमएस और यहाँ पे अपॉन में आएगा जेड। तो दोस्तों हमारा आई का फॉर्मूला होता है ई आर एम एस अपॉन जेड मतलब इम्पीडेंस, बट दोस्तों अभी इस केस में हमारा जेड का वैल्यू तो है आर मतलब रेजिस्टेंस का। तो हमारा फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा, तो यहाँ पे आएगा ई आर एम एस और यहाँ पे अपॉन में हम जेड को रिप्लेस करेंगे बाय आर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आई आर एम एस का वैल्यू है ई आर एम एस अपॉन आर। तो दोस्तों इस तरह से ये सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें लगेंगे ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो चलिए दोस्तों अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम है 100 मिली हेनरी इंडक्टर, a 25 microfarad capacitor and a 15 ohm resistor are connected in series टू अ 120 वोल्ट एसी सोर्स, और हमें कैलकुलेट करना है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, करंट एट रेजोनेंस, और हमें फाइंड करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों इस न्यूमेरिकल में हमें यहाँ पे अभी क्या क्या गिवन क्वांटिटी दिए हैं, तो हमें इनिशियली तो दिया है इंडक्टर का वैल्यू जो कि है 100 माइक्रो हेनरी। तो दोस्तों इंडक्टर मतलब हमें दिया है एल का वैल्यू जो कि है 100 मिली हेनरी। तो दोस्तों अभी हम ये मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों हम ये 100 को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 10⁻²। इनटू ये मिली हेनरी को हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 10⁻³ और यहाँ पे आएगा हेनरी। सो 10⁻² इंटू 10⁻³ सो ये 2 - 3 यहाँ पे आएगा 10⁻1 और इसका यूनिट आएगा हेनरी। देन इसके बाद दोस्तों हमें सेकंड गिवन क्वांटिटी है कैपेसिटर का वैल्यू। तो कैपेसिटर का वैल्यू होता है C। तो दोस्तों अभी यहाँ पे C का वैल्यू है 25। यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइक्रो फराड को फराड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो माइक्रो के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो माइक्रो के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10⁻6। तो दोस्तों ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा फराड्स में। और देन हमें दिया है ये R का वैल्यू जो कि है रेजिस्टेंस का वैल्यू, जो कि हमें दिया है
15 ओहम। देन इसके बाद दोस्तों हमें कहा है कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है इन सीरीज कॉम्बिनेशन अक्रॉस एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज 120। तो दोस्तों ये तो बन जाएगा हमारा ERMS का वैल्यू। सो हमारा वोल्टेज का वैल्यू मतलब ERMS का वैल्यू है 120 वोल्ट। तो दोस्तों ये सारे हैं हमारे गिवन क्वांटिटीज, और पहले हमें अभी फाइंड करना है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो दोस्तों ये इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट के लिए हमने जस्ट अभी फॉर्मूला देखा था। तो दोस्तों एट रेजोनेंस इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इस केस में हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, तो वो है 15 ओहम। तो दोस्तों ये 15 ओहम बन जाएगा हमारा इस रेजोनेंस पे इम्पीडेंस का मतलब Z का वैल्यू। देन इसके बाद दोस्तों अभी हमें फाइंड करना है करंट एट रेजोनेंस। तो दोस्तों एट रेजोनेंस हमने एक करंट के लिए भी फॉर्मूला देखा था, जो कि था IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन R। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ERMS का वैल्यू क्या है, तो वो है यहाँ पे 120, और यहाँ पे अपॉन में R का वैल्यू क्या है, तो वो है 15। तो दोस्तों अगर हम ये 120 को 15 से कट कर देंगे तो हमें IRMS का वैल्यू मिलेगा एज 8, और इसका यूनिट आएगा एम्पियर। तो दोस्तों इस तरह से करंट एट रेजोनेंस विल बी 8 एम्पियर। तो दोस्तों अभी इसके बाद हमें फाइंड करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। तो दोस्तों अब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला है फॉर FR, जो कि है 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू C। तो चलिए दोस्तों अभी हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करते हैं, तो जिससे हमें मिलेगा 1 यहाँ पे आएगा 2 इंटू पाई। तो पाई का वैल्यू होता है 3.142 इंटू यहाँ पे आएगा अंडर रूट L का वैल्यू जो कि है 10⁻⁻1 इंटू यहाँ पे आएगा C का वैल्यू जो कि है 25 इंटू 10⁻⁻6। तो दोस्तों अभी बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है टू फाइंड द आंसर ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों अभी पहले तो यहाँ पे ये 1 तो रहेगा एज इट इज, देन यहाँ पे अपॉन में 2 इंटू ये 3.142 बन जाएगा 6.284, देन यहाँ पे इंटू हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी ये तो 10⁻⁻6 डायरेक्टली ये रूट के बाहर जाके बनेगा 10⁻⁻3, बट दोस्तों अभी हम ये 10⁻⁻1 को डायरेक्टली बाहर नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे ये 10⁻⁻1 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10⁻⁻1 मतलब क्या होता है, तो ये होता है 0.1। तो दोस्तों अगर हम 0.1 इंटू 25 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2.5, और इंटू यहाँ पे ये 10⁻⁻6 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो दोस्तों अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 ये 6.284 तो रहेगा एज इट इज। देन अगर हम लॉग टेबल में रूट ऑफ 2.5 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें वो मिलेगा एज 1.581, और इंटू ये 10⁻⁻6 ये रूट के बाहर आने के बाद बनेगा 10⁻3। देन दोस्तों अभी हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें मिलेगा 1/9.935 इंटू 10⁻3। देन दोस्तों अभी इसके बाद अगर हम लॉग टेबल में इनवर्स वाला टेबल देखेंगे तो हमें 1/9.935 का वैल्यू मिलेगा एज 0.10065, और इंटू ये 10⁻3 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो वो बनेगा 10⁻3। तो दोस्तों अभी हमें बस ये 10⁻3 मतलब 1000 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें क्या मिलेगा, तो ये पॉइंट ये 10⁻3 है, इसकी वजह से ये 1, 2 और 3 डेसिमल से शिफ्ट होगा, तो हमें आंसर मिलेगा 100.65। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का
मतलब FR का वैल्यू फाइंड किया 100.65 हर्ट्ज। तो दोस्तों ये बनेगा हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो देखा दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा सम था जिसमें आपको यहाँ पे बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट सम भी सेम ही टाइप का है, जिसके लिए हमने उसे स्किप किया है और उसे ऐड किया है इन प्रैक्टिस सम। तो दोस्तों आपको वो प्रैक्टिस सम मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों उस प्रैक्टिस सम को इसी सेम मेथड से सॉल्व करके आप ये वाले न्यूमेरिकल्स के टाइप को रिवाइज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये आज का न्यूमेरिकल इजीली समझ में आया रहेगा, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, बिकॉज एज पर द अटैच स्क्रीनशॉट 95% ऑफ द पीपल हमारे वीडियोस को विदाउट सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सो दैट हमें आपके लिए ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं हमारे सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस के न्यूमेरिकल्स का नेक्स्ट वाला टाइप। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है, अ रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ पोर्शन of MW broadcast band from 800 kHz to 1200 kHz. If LC circuit has an effective inductance of 0.2 microhenry, then what must be the range of its variable capacitance of the capacitor? तो दोस्तों पहले तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमें कंडीशन क्या क्या दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो पहले हमें कहा है कि ये जो रेडियो है वो कुछ फ्रीक्वेंसीज को ट्यून कर सकता है। तो वो फ्रीक्वेंसीज कौन से है? तो वो है फ्रॉम 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो रेडियो है वो 800 से 1200 तक, इसके बीच में जितने भी सारे फ्रीक्वेंसीज है उन सबको ये ट्यून कर सकता है। तो अगर ये 800 से लेकर 1200 तक सारे फ्रीक्वेंसीज को ट्यून कर सकता है, तो उसी का मतलब है कि ये 800 टू 1200 ये सारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है फॉर दिस रेडियो। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ये 800 से 1200 तक सारे फ्रीक्वेंसीज है रेजोनेंट वाले फ्रीक्वेंसीज, तो इसके हिसाब से चेंज होने वाले हमारे कैपेसिटेंस के और इंडक्टेंस के वैल्यू क्या क्या रहेंगे। बट दोस्तों अभी यहाँ पे तो हमें इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है कांस्टेंट, जो कि है 0.2 मिली हेनरी। तो यहाँ पे हमारा एल का वैल्यू तो बन गया कांस्टेंट। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक के सारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे कैपेसिटर का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगा, वो वाला रेंज हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे तो हमें क्या क्या दिया है? पहले तो हमें दिया है ये लोएस्ट वाला फ्रीक्वेंसी, मतलब लोएस्ट वाला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं नाम देता हूं F1। तो ये बन जाएगा हमारा 800 किलोहर्ट्ज। सो 800 इंटू किलो, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा 10⁻³ हर्ट्ज। तो दोस्तों ये आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा? तो ये 8 इंटू ये जो 2 0 है वो बन जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻3। सो 2 + 3 बनेगा यहाँ पे 10⁻5 हर्ट्ज। तो ये बन गया हमारा इनिशियल वाले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। देन हमारे मैक्सिमम वाले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है? तो वो है 1200 किलोहर्ट्ज। तो सिमिलरली वो भी 1200 इंटू किलो है, इसके लिए यहाँ पे आएगा 10⁻³ हर्ट्ज। तो ये बन जाएगा 12 इंटू, ये भी बन जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻3। तो ये बन जाएगा 10⁻5 हर्ट्ज। तो ये बन गए हमारे लोएस्ट और हाईएस्ट वाले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज। देन दोस्तों अभी इसके बाद हमें कौन सा वैल्यू दिया है? तो हमें दिया है इंडक्टेंस का वैल्यू। तो हमें ये एल का वैल्यू दिया है एज 0.2 मिली हेनरी। सो मिली मतलब यहाँ पे आएगा 10⁻³ तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा एल का वैल्यू। देन दोस्तों अभी हमारे पास ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या था? तो हमारा फॉर्मूला था FR इज इक्वल टू 1/2π और यहाँ पे आएगा √L इंटू सी। तो दोस्तों अभी हमारे पास ये F का वैल्यू है और ये L का भी वैल्यू है, और हमें फाइंड करना है ये C के रेंज के वैल्यूज। तो दोस्तों अगर हमें ये C के वैल्यूज फाइंड करने हैं तो मैं इस फॉर्मूला को कन्वर्ट कर लेता हूं इन फॉर्मेट ऑफ C। तो जिसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स का करेंगे स्क्वायर। तो ये F बन जाएगा यहाँ पे F²
इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा 1, देन ये 2 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे 4, पाई का स्क्वायर आएगा पाई स्क्वायर, और यहाँ से ये रूट वाला साइन निकल जाएगा। सो इंटू एल इंटू सी। तो दोस्तों इससे अभी हमें ये c का वैल्यू क्या मिलेगा, तो हमें c का वैल्यू मिलेगा, ये c जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन ये एफ स्क्वायर आएगा यहाँ पे अपॉन में, इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे बचेगा l। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला टू फाइंड वैल्यूज ऑफ c। तो दोस्तों अभी इसी फॉर्मूला में ये मैं दो f के वैल्यूज पुट करूंगा और मैं फाइंड करूंगा ये c के लोएस्ट और हाईएस्ट वाले वैल्यूज। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम ये लोएस्ट वाला फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट करके पहले हम फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो दोस्तों इसके लिए अभी हमारा फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा F1 के लिए C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे मैं लिखूंगा F1 का स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू, यहाँ पे मैं L1 नहीं लिखूंगा क्योंकि हमारे पास ये जो L का जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा L। तो चलिए दोस्तों अभी हम यहाँ पे पुट करते हैं हमारे सारे गिवन वैल्यूज। तो यहाँ पे आएगा पहले 1 अपॉन ये F1 का स्क्वायर, सो 8 इंटू 10⁵ का स्क्वायर, देन यहाँ पे आएगा इंटू ये 4 इंटू पाई का स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर, इंटू यहाँ पे आएगा L का वैल्यू जो कि है 0.2 इंटू 10⁻⁻3। तो दोस्तों ये आगे सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन ये 8 का स्क्वायर आएगा 64 इंटू 10⁵ का स्क्वायर आएगा 10⁻10 इंटू यहाँ पे है 4 इंटू अगर हम 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 9.86 इंटू यह है 0.2 इंटू 10⁻3। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पे ये 64 इंटू 4 इंटू 9.86 इंटू 0.2 करना है। तो दोस्तों ये चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन 504.83 और इंटू यहाँ पे ये 10⁻10 इंटू ये 10⁻3, सो ये 10⁻3 वो बनेगा 10⁻7। तो देन दोस्तों अगेन अगर आप लॉग टेबल के इनवर्स वाले टेबल्स को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 504.83 का वैल्यू जो कि आएगा 0.001984 इंटू ये 10⁻7 अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो वो बनेगा 10⁻⁻7। देन इसके बाद दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, ये 0.001984 को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को 1, 2, 3, 4 और 5 डेसिमल से आगे शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा 198.4। और देन हमने इसको 1, 2, 3, 4, 5 डेसिमल से शिफ्ट किया, इसके लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁻5 और इसके बाद तो ये 10⁻7 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। देन दोस्तों यहाँ से अभी हमें क्या मिलेगा, फाइनल आंसर 198.4 इंटू ये 10⁻5 इंटू 10⁻7, तो वो बन जाएगा 10⁻12 फैराड्स। देन दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 10⁻12 फैराड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन पिको फैराड्स। तो ये क्या बन जाएगा आगे 198.4 ये 10⁻12 इंटू फैराड ये बन जाएगा पिको फैराड्स। तो दोस्तों हम ये 10⁻12 को कन्वर्ट करते हैं इन पिको। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा लोएस्ट वाले कैपेसिटर का वैल्यू 198.4 पिको फैराड्स। सिमिलरली दोस्तों अभी हम फाइंड करते हैं हमारे C2 का मतलब हाईएस्ट वाले कैपेसिटर का वैल्यू। देन दोस्तों अभी हम फाइंड करते हैं हमारे हाईएस्ट वाले कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो जिसके लिए अभी हम क्या करेंगे, ये C को रिप्लेस करेंगे बाय C2
और हम इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे एज F2। हमारा ये L का वैल्यू तो होने वाला है सेम। तो दोस्तों इस फॉर्मूला का यूज करके अभी हमारा C2 का वैल्यू क्या आएगा, तो उसके लिए अभी हमारा वैल्यू आएगा इस तरह से 1 अपॉन, यहाँ पे हमारा F2 का वैल्यू था 12 इंटू 10⁵ द होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो यहाँ पे आएगा F2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे है 4 इंटू पाई का स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू है 3.14 और उसका स्क्वायर इंटू यहाँ पे L का वैल्यू था 0.2 इंटू 10⁻³ तो दोस्तों ये अभी आगे सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन, ये 12 का स्क्वायर आएगा 144 इंटू 10⁵ का स्क्वायर आएगा 10⁻10 इंटू 4 इंटू हमने 3.14 का स्क्वायर प्रीवियस केस में भी किया था, जो कि हमें मिला था 9.86 इंटू ये आगे वाला पार्ट तो रहेगा सेम, जो कि है 0.2 इंटू 10⁻³ तो दोस्तों अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में तो आएगा 1, यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, ये 144 इंटू 4 इंटू 9.86 इंटू 0.2 का मल्टीप्लीकेशन। तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 1135.87 इंटू यहाँ पे अभी आएगा 10⁻10 इंटू 10⁻³ सो 10-3 तो वो बनेगा 10⁻7। देन सिमिलरली दोस्तों हमारे प्रीवियस सम के तरह ही अभी हमें क्या करना है, लॉग टेबल में इनवर्स वाले टेबल में जाना है और हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ 1135.87, जिससे हमें वैल्यू मिलेगा एज 0.0008803 इंटू ये 10⁻7 अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो वो बनेगा 10⁻7। और देन दोस्तों अभी हमारे प्रीवियस सम के तरह ही हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक स्टैंडर्ड वाले फॉर्मेट में। तो दोस्तों वहां पे हमने कितने डेसिमल से शिफ्ट किया था, तो हमने शिफ्ट किया था बाय 5 डेसिमल। सो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 डेसिमल शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 88.03 और हमने 5 डेसिमल से शिफ्ट किया तो यहाँ पे आएगा 10⁻5 इंटू ये 10⁻7 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जिससे हमें क्या मिलेगा आगे 88.03 इंटू 10⁻5 और -7, तो यहाँ पे बनेगा 10⁻12। तो दोस्तों ये वैल्यू रहेगा हमारा फैराड्स में। और दोस्तों हमने हमारे प्रीवियस केस में देखा था कि हम ये 10⁻12 वाले फैराड्स को हम लिख सकते हैं पिको फैराड्स। तो दोस्तों ये आगे क्या चेंज हो जाएगा 88.03 पिको फैराड्स। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारे कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो दोस्तों इस तरह से हमें मिल गया सेकंड वाले कैपेसिटर का वैल्यू, जो कि है 88.03 पिको फैराड। और दोस्तों हमने फर्स्ट वाले केस में क्या वैल्यू फाइंड किया था, तो हमने C1 का वैल्यू फाइंड किया था 198.4 पिको फैराड। तो दोस्तों हमें जो फर्स्ट केस में वैल्यू मिला था वो था हमारे कैपेसिटर का हाईएस्ट वाला वैल्यू, और अभी हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिला है वो है कैपेसिटर का लोएस्ट वाला वैल्यू। तो दोस्तों हमें इस तरह से ये लोएस्ट वाला और हाईएस्ट वाला कैपेसिटर का वैल्यू मिल गया। तो दोस्तों इसी का मतलब है कि अभी हमें मिल गया है रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस विल बी फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। तो यहाँ पे अभी हम लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस should be 88.03 picofarad to 198.4 picofarads। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या फाइंड किया, अगर हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया है फ्रॉम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी टू हाईएस्ट वाला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम फाइंड कर सकते हैं रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस। मतलब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज के रेंज का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं रेंज ऑफ कैपेसिटेंस।
तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस सॉन्ग्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर आपको आज के इस टॉपिक में जरा सा भी कुछ डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको हमारे ये सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस के डेरिवेटिव का वीडियो या फिर एसी सर्किट चैप्टर के बाकी के टॉपिक्स के भी आपको अगर वीडियोस देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन में। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।